आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब में से मानव विकास अध्ययन 4 इकाई 2 का पाठ पढ़ेंगे। कृपया अपनी किताबें साथ ले आइए। आज हम मानव विकास को समझेंगे। विकास का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन की बढ़ोतरी। मनुष्य हमेशा ही अपना जीवन स्तर, अपनी क्षमता, आय आदि की उन्नति की कोशिश की ओर अग्रसर होता रहता है। इसलिए हम पाषाण युग के गुफा में रहने वालों से आज के तकनीकी युग तक पहुँचे हैं। ये लंबा रास्ता इंसान ने अलग नहीं बल्कि सामूहिक रूप से यानी पूरे समाज को इस प्रगति का हिस्सेदार बनाया है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही ले लीजिए। आज से 25-30 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक बटन दबाकर हम दुनिया में किसी कोने में कहीं भी रहने वाले व्यक्ति से केवल बात ही नहीं, उसका चेहरा भी देख सकेंगे, वह भी ऐसी कीमत पर जो हम आसानी से दे पाते हैं। घर घर में ये सुविधा आम बात हो गई है। किसी की तस्वीर खींचकर उसी वक्त जिसे चाहें उसके साथ साझा कर सकते हैं। विकास का ये जो कदम है ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। विकास के खास 3 पहलू हैं। जीवन की गुणवत्ता का आनंद, उपलब्ध अवसर और स्वतंत्रताओं का भोग। इन तीनों पहलुओं को समझने से पहले हम वृद्धि और विकास का फर्क समझते हैं। जैसे आपके गांव या शहर की आबादी तो 2 गुना बढ़ी, पर मूलभूत सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं आया, तो ये जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, विकास नहीं, क्योंकि यहाँ गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आया, जीवन स्तर नहीं सुधरा। अब हम विकास के 3 पहलुओं को एक एक करके देखते हैं। पहला, जीवन की गुणवत्ता का आनंद हम तब ले सकते हैं जब हमारे पास मूलभूत सुविधाएं हों, जैसे आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि। ये मूलभूत सुविधा जब सारी आबादी के पास होती है तभी सही मायने में विकास हुआ। अगर किसी देश की आर्थिक अवस्था अच्छी है पर मूलभूत सुविधाएं कुछ ही लोगों के पास हैं तो यह विकास नहीं कहलाएगा। दूसरा पहलू है अवसर की उपलब्धता। अगर किसी मनुष्य के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं, वो उनका लाभ तभी उठा सकता है। इसे फिर से सुनिए। किसी मनुष्य के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं, तभी वो उनका लाभ उठा सकता है। सुविधा मौजूद है पर उन तक पहुंचने में उसे बहुत मुश्किल आती हो या उसकी पहुंच से बाहर हो, तो इस तरह के विकास का फ़ायदा आम नागरिक के लिए बेगमानी हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी गांव में हाई स्कूल है जहां आसपास के गांव के बच्चे भी जा सकते हों, पर वहां जाने के रास्ते कच्चे हैं और एक छोटी नदी भी पार करनी पड़ती हो, तो इस सुविधा मतलब स्कूल का फ़ायदा सीमित हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वहां आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे। तीसरा पहलू है चुनने की स्वतंत्रता। कोई भी सुविधा, चाहे वो शिक्षा हो, साफ पानी हो, बिजली हो, किसी भी व्यक्ति या सामाजिक भेदभाव के कारण अगर नहीं मिलती है तो विकास में बाधा आती है।
चाहे हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, पर अब भी हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहां समय जैसे ठहर सा गया है। लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है या वे मुश्किल से 5वीं तक कक्षा तक पढ़ पाती हैं। बाल विवाह की प्रथा काफ़ी समाजों में प्रचलित है। इसमें लड़की और लड़के दोनों को ही इसका विरोध करने की आज़ादी नहीं होती। नतीजन इस तरह के बच्चे, मैं इन्हें वयस्क नहीं बच्चे ही कहूँगी, इस तरह के बच्चे कुंठित हो जाते हैं, खासकर लड़कियाँ। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना आवश्यक है। हमारे यहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ कुछ लोगों को हर कुएं से पानी लेने की भी मनाही होती है। यह एक अनलिखित नियम होता है जो स्थानीय समाज या पंचायत लागू करती है। ऐसे जो विचार हैं वो विकास का अपवाद बन जाते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि कोई भी सामाजिक अन्याय जिसका कोई तुक नहीं है उसका विरोध करना आवश्यक है। जिन्हें आप अपने से अलग समझते हैं, कभी उनका और अपना खून एक साथ देखिए, दोनों के रंग एक ही होंगे। दरअसल हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। प्रकृति ने हमें अलग नहीं बनाया है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना और एक सभ्य जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के अवसर किसी भी व्यक्ति को सशक्त बना देते हैं। पर्याप्त शिक्षा से उसका आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ती है, तभी वह अपने विकल्प चुनने की स्वतंत्रता का फायदा उठा पाता है। अब हम मानव विकास के 4 स्तंभों को समझेंगे। ये हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता यानी हर व्यक्ति की पहुंच समान हो, ये सुनिश्चित करना। इसका एक अच्छा उदाहरण है कुछ लड़के लड़कियों का शिक्षा पूरी किए बगैर स्कूल जाना बंद कर देना। क्योंकि शिक्षा अधूरी रह जाती है, इसलिए आगे चलकर जीवन में उनके विकल्प सीमित हो जाते हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है और जो भी रुकावटें इन लड़के लड़कियों के रास्ते में आती हैं उसे हटाने की कोशिश भी करना ज़रूरी है। कहते हैं जब भी एक बालिका शिक्षित होती है, एक परिवार शिक्षित हो जाता है। इसलिए इस विचार को हमेशा प्रोत्साहन देना और ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें समाज में स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो, ये ज़रूरी है। इसके अलावा सारे पर्यावरण संबंधी, आर्थिक तथा मानव संसाधनों का उपयोग इस तरह हो कि भविष्य में ये संसाधन हमें हमेशा मिलते रहें, अर्थात इनका अंधाधुंध दोहन न हो। इससे सतत पोषणीयता, इससे क्या होगा, सतत पोषणीयता बनी रहेगी। अब हम उत्पादकता पर आते हैं। जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की कार्यकुशलता में कमी ना आए और उनका ज्ञान बढ़े, जिससे वे अधिक गुणवत्ता के साथ उपयोगी हो सकें। एक महत्वपूर्ण विषय उनके स्वास्थ्य का भी है। अगर उनकी सेहत की देखभाल ठीक से नहीं होगी तो उत्पादकता का स्तर बना नहीं रह सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है।
इसे हम इस तरह से समझते हैं कि एक किसान है जो बचपन से जैसा उसके पिता करते आए हैं उसी तरीके से खेती करता रहता है। एक दिन उसे दूरदर्शन पे आ रही कृषि जानकारियों से संबंधित कार्यक्रम का पता चलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली जानकारियाँ उसकी खेती संबंधी ज्ञान को बढ़ाती हैं। वह और साथी किसानों के अनुभव भी साझा करता है और उसे अपनी फसल में कई अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि घर बैठे मंडियों के फसल के भाव मालूम किए जा सकते हैं। ये जानकारियाँ उसके काम में सहूलियत लाती हैं। इसी तरह अगर कोई कामगार किसी कारखाने में काम कर रहा है तो अपनी कुशलता नौकरी करते हुए भी बढ़ा सकता है। मिल प्रबंधक हमेशा ऐसे कामगारों को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि उससे उन मिल प्रबंधकों के मुनाफे में बढ़ोतरी होती है और इस बात का भी पता रहता है कि उनके कामगार कितनी निष्ठा और लगन से काम कर रहे हैं। अब हम सशक्तिकरण पे आते हैं। आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि कक्षा में जब आपको विषय की पूरी जानकारी हो रहती है आप में कितना आत्मविश्वास होता है और आप हाथ खड़ा कर हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार रहते हैं। ये एक स्वाभाविक मानसिक शक्ति है और जो क्षमता और स्वतंत्रता से आती है। सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की भूमिका भी अहम है। ऐसी नीतियों की ज़रूरत होती है जो अच्छा शासन और आम लोगों को, खासकर जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करे। ऐसी नीतियाँ ज़रूरी हैं, तभी वे समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सकते हैं और अपने विकल्प चुन पाते हैं। पृष्ठ 24 देखिए, इसके नीचे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये आपके लिए दिलचस्प होगा। आप सब्जी वाली के अलावा इसी प्रकार किसी कुम्हार, सफाई वाला या इसी प्रकार का काम करने वालों से उनकी कठिनाइयाँ जानिए और आप और आपके साथी मिलकर उन्हें सशक्त बनाने की चेष्टा कीजिए। अब हम अभी तक हमने जो सुना उसे एक बार दोहरा लेते हैं। उससे संबंधित कुछ प्रश्न, विकास के 3 पहलू जो आप आसानी से बता पाएंगे। मानव विकास के 4 स्तंभ किताब में भी है तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। एक क्रियाकलाप जिसमें आप अपने पड़ोस के किसी हाशिए में रहने वाले व्यक्ति से बातचीत करेंगे, अपने अनुभव लिखिए और आप उसे और उस जैसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पे कैसे मदद कर सकते हैं। और अब पाठ का अंत देखिए, इसमें जो अभ्यास दिया गया है उसमें प्रश्न 3 का पहला भाग, इसके उत्तर में आपकी किताब के पृष्ठ 22 को पढ़ें। कोशिश करें कि उत्तर में ये बिंदु आप समझा पाएँ। जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, उपलब्ध अवसर, विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और क्षमता का विकास। इन्हें ध्यान में रखते हुए 150 शब्दों में ये उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे।